सामने एक ग्लास रोड है, ग्लास रोड तो नहीं मिली बेटा, तो पीवीसी पाइप ले ली, और ये ले लिया मैंने कपड़ा। देखना, अरे होने लगा, देख 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 देख, कागज के टुकड़े ऊपर आए हैं। जहां पर कोई एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल भी अंदर घुस गया, उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा। जैसे कि ये देखो ध्यान से, थीटा इज इक्वल टू 0 साइन 0, दैट्स व्हाई टॉर्क इज 0। देखना है, ये जितनी पास करवाई उतनी यहां से बाहर भी तो निकाल ली, तो इसका नेट कोई भी योगदान नहीं रहेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज रेवन राव, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं ये बात जानता हूं बेटा कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत डिफिकल्टी फील होती है, लेकिन बिलीव मी बेटा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात की है, वहां से निष्कर्ष निकला है और मुझे ये बात जानने में मिली है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिसको फॉर्मूला आता है, क्लास में भी समझ में आता है, लेकिन जब वो न्यूमेरिकल करता है तभी फंसता है। और उसके पीछे का कारण बस यही है कि उसको ये चीज नहीं पता है कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, कौन सी सिचुएशन के लिए अप्लाई करना है। और यह भी साथ साथ देखने को मिला है कि अगर 2-3 कंसेप्ट का मिक्सचर करके कोई क्वेश्चन आ जाता है, जो कि फिजिक्स में बहुत बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के पेपर उठा लीजिए, चाहे आप नीट के पेपर उठा लीजिए, चाहे आप सीयूटी के पेपर उठा लीजिए, चाहे आप अदर कोई बोर्ड्स के पेपर उठा लीजिए, फिजिक्स में क्वेश्चंस तोड़ मरोड़ के ही पूछे जाते हैं। तो बेसिकली समस्या ये है कि उनकी जो बेस होती है ना, कि कहां पर कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है, यही चीज नहीं पता है। ठीक है, याद रखना बेटा, फिजिक्स में मैं बार बार बोलता हूं क्लास में, और आज तुम्हारे सामने भी ये बात बता रहा हूं कि फिजिक्स में फॉर्मूला अप्लाई करना बड़ी बात नहीं है, सही जगह पे सही कंसेप्ट के साथ सही फॉर्मूला अप्लाई करना बड़ी बात है। ठीक है, तो इसीलिए हम एक बेस तैयार कर रहे हैं, हम एक नींव तैयार कर रहे हैं, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर के विद इन 45 मिनट कवर करने वाले हैं। तो इस सीरीज का नाम है कॉन्सेप्ट का स्वाहा, और आप सभी का स्वागत है इस कॉन्सेप्ट के स्वाहा सीरीज के एपिसोड नंबर 1, यानी कि चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब तुमने नाम सुन ही लिया है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो हालांकि ये बात मुझे पता है कि आपने 10th में इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ हल्की फुल्की बातें पढ़ी है, लेकिन फिर भी हम उसको एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे। बेसिक लेवल मतलब याद करो, आपने कभी ना कभी तो मास पढ़ा होगा। मेरे पास मास है, मेरा मास 67 केजी है, तुम्हारा खुद का कुछ मास होगा, कमेंट सेक्शन में लिखना कौन सबसे ज्यादा भारी है, पता चलेगा। तुम्हारी उस दोस्त का कुछ मास होगा, तो हर किसी के पास एक मास होता है। तो मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास वाला मास नहीं है बेटा, ये मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मास, जो हमेशा पॉजिटिव होता है, केजी में नापा जाता है, और यही वो मास है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। चाहे आप वो सेब और अर्थ के बीच की बात कर लीजिए, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ मास, इन दोनों का कुछ मास है। चंदा मामा और धरती मां के बीच में भी यही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि उन दोनों के पास खुद का कुछ ना कुछ मास है। तो मास इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमें यह भी बात पता है कि मास हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के ग्रेविटेशनल फोर्स को पैदा करता है, ठीक है, जन्म देता है। बढ़िया सर, यहां तक की सारी बातें, सारे पॉइंट्स हमें पता थी, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जो हमें पता ना हो। ऐसी सेम सिनारियो है चार्ज की। मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वैसे चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बस यहां पर खास बात यह कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सेम अमाउंट पे हो, तो उसके ऊपर का चार्ज हम नेट जीरो लिखते हैं, ये नेट चार्ज जीरो लिखते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज जीरो, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है, चार्ज जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इस वजह से नेट चार्ज जीरो हुआ, ये भी बात दिमाग में रखना। हाँ, इनकी वजह से जो फोर्स लगता है ना, वो भी अट्रैक्टिव टाइप का और रिपल्सिव टाइप का हो सकता है। ये हमें पता है कि अगर सेम इन नेचर है तो सेम इन नेचर है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है, तो रिपल्सिव टाइप का फोर्स लगता है। और अगर दोनों बेटा क्या अपोजिट नेचर के हो, मन में लड्डू फूटा, तो ये अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगता है। और इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा प्रॉपर वर्ड रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बढ़िया सर, यहां तक की सारी बातें पता है। इसका यूनिट क्या होता है लगे हाथ, ये भी बता दीजिए। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, चार्ज का यूनिट लिखते हैं हम कूलम, बड़ा वाला सी करके। ओके, बढ़िया। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जो मास और चार्ज के बीच का एक बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो एमसीक्यूज में अच्छी जगह पे पूछा जा सकता है। क्या पता है कि
मास है ना, उसकी डिपेंडेंसी स्पीड के ऊपर है। अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से या उसके आसपास की स्पीड से अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसका मास वेरी करता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जहां पर m नॉट है और जब पार्टिकल रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तब मास है। ठीक है, ओके। तो ये मास वेरी करता है, इसलिए स्पीड पे डिपेंडेंसी है मास की। जबकि चार्ज के मैग्नीट्यूड की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है स्पीड पे। कितनी भी स्पीड से चार्ज ट्रैवल कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको फर्क नहीं पड़ता है स्पीड से। इसलिए बोलते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, मैग्नीट्यूड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन हाँ, इसकी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अगर चार्ज रेस्ट पे होता है ना, तब हम जो भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास की पढ़ते हैं। जब पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन करता है ना, तब यूनिफॉर्म मोशन यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि v कांस्टेंट नहीं है बेटा, कुछ उसका एक्सेलरेशन है, कुछ उसका एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, तो उस समय पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ते ही है, लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी पढ़ते हैं, हल्के फुल्की। एग्जांपल्स एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इस ब्रांच को, जब पार्टिकल रेस्ट पे होता है, उस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। और ये सारी की सारी ब्रांच है ना, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके आसपास की सारी प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जो हमारी किताब 1 है ना, बुक 1, वो यही है दोस्त, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लास्ट चैप्टर आप देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके होगा। तो ये लास्ट वाली बात है ना, मैंने यहीं से बता दी, फर्स्ट स्लाइड से लास्ट चैप्टर को कनेक्ट कर रहा हूं। इसी का तो नाम है कंसेप्ट का स्वाहा सीरीज। खैर, तो ये छोटी छोटी बात थी चार्ज के लिए। अब हम इस चार्ज का पोस्टमार्टम करते हैं कि उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है ना, उसकी बात करते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास प्रॉपर्टी है, जैसे मास कंजर्व्ड होता है, वैसे ही चार्ज भी कंजर्व्ड होता है। तो दुनिया से कोई भी एक अलग सिस्टम उठा लीजिए, यानी कि एक आइसोलेटेड कर दीजिए सिस्टम को, उसके ऊपर का नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मीनिंग क्या होता है नेट चार्ज कांस्टेंट होना? मतलब कि सुनना, हमने ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ के बीच में एक फ्रिक्शन किया। क्या किया? एक फ्रिक्शन किया, दोनों को घिसा, तो होगा क्या पता है? इस ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, यहां पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन उड़ उड़ के कहां पर आ जाएंगे? सिल्क क्लॉथ के ऊपर आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से सिल्क क्लॉथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो ये एक नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। और ग्लास रोड पे से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अगर नेगेटिविटी चली जाएगी तो इंसान पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। सेम ऑब्जेक्ट में भी लगता है। लेकिन अब भी देखो, तो पूरी सिस्टम का नेट चार्ज जीरो ही है, प्लस क्यू और माइनस क्यू बेटा। नेट चार्ज अभी भी सिस्टम का जीरो है, और पहले भी नेट चार्ज सिस्टम का जीरो ही था। तो हमेशा याद रखना कि जो इनिशियल में चार्ज होता है वही फाइनल चार्ज होगा उस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल इज नथिंग बट इट्स अ चार्ज कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, देखो दोनों के ऊपर अपोजिट नेचर के और सेम इन मैग्नीट्यूड चार्ज डेवलप होते हैं और चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। अब यहां पर एक फैक्ट याद रख लेना कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और जिस पे से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो गवाएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसा होता है ना कि दान करने के बाद में धन्य धन्य हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जो दान स्वीकारेगा, जो इलेक्ट्रॉन को खाएगा, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है बेटा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये हल्की फुल्की बातें दिमाग में रखना, ये छोटे छोटे कंसेप्ट को बिल्ड करती है। जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तब मजेदार बातें यहां से निकलती है। ओके, अब तुम्हें लग रहा है कि सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट से क्या ही क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन जहां पर आप सोचते हो ना कि इससे क्या ही क्वेश्चन बनेगा, सीबीएसई वहीं से क्वेश्चन बनाता है। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 आइडेंटिकल स्फीयर है। हालांकि एमसीक्यूज था और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन मैं तुम्हें कंसेप्ट वाइज समझाता हूं। ठीक है, तो 4 स्फीयर है, सबके ऊपर अलग अलग चार्जेस है। तो इनिशियल पूरी सिस्टम का चार्ज कुछ ऐसे लिखेंगे। अब सबको बेटा एक आइडेंटिकल स्फीयर से, मेटालिक स्फीयर है, सबको कनेक्ट कर दिया, एक दूसरे से टच करवा दिया। तो मेरे ख्याल से आइडेंटिकल स्फीयर होता है ना, याद रखना इस चीज को, आइडेंटिकल स्फीयर होता है ना जिसकी रेडियस सेम होती है, रेडियस सेम होती है सब किसी की। तब उस केस में हम लिखेंगे कि सबके ऊपर का चार्ज इक्वल हो जाएगा, इक्वली शेयर, सबके ऊपर का चार्ज सेम हो जाएगा। कोई 50 पे, कोई 30 पे, तो सबका चार्ज लास्ट में इक्वल हो जाएगा। ये चीज याद रखना। हाँ, अगर आइडेंटिकल है तो, रेडियस सेम है तो मैटर नहीं करता, कोई कॉपर का और कोई एल्यूमिनियम का नहीं,
रेडियस सेम है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो ये चीज वैलिड होती है। बढ़िया सर। तो क्यू फाइनल 4Q जितना हो जाएगा। अब चार्ज कंजर्वेशन यूज करो, क्यू फाइनल इज इक्वल टू क्यू इनिशियल। क्यू फाइनल कितना था 4Q, क्यू इनिशियल कितना है, क्यू इनिशियल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है सर। अब 4Q है ना बेटा, 4Q में से 4 उठा के डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, तो जो फाइनल चार्ज बनेगा ना इस वाली सिस्टम का, वो फाइनल चार्ज Q इज इक्वल टू कुछ ऐसा होगा। और ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट MCQ आया हुआ था। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ 2 स्फीयर दे रखे हो तो आइडेंटिकल, रेडियस सेम वाले, रेडियस अलग अलग होगी तब भी मैं बताऊंगा क्या होगा, लेकिन रेडियस अगर सेम हो तो तब हम Q1 और Q2 की ही बात करेंगे, डिवाइड बाय 4 क्यों करेंगे, 4 स्फीयर है तो 4 किया, 1 स्फीयर है तो Q फाइनल इसका हो जाएगा दोनों का इक्वली, आइडेंटिकल है तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। बस याद रखना, ये फॉर्मूला भी याद रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो बहुत काम में आएंगे। मैं इस सारे कंसेप्ट को मिक्स होता हुआ क्वेश्चन करवाऊंगा, दिमाग में बिठा के रखना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और तुम्हें लग रहा है कि ये सर फॉर्मूला अभी से कंफ्यूज कर रहे हैं, बेटा लास्ट में तुम्हें एक रामबाण देके जाऊंगा जहां पर कंसेप्ट के साथ सारे फॉर्मूले बस एक स्लाइड में, वो भी आप में से ही बनाए हुए किसी स्टूडेंट के, लास्ट में थोड़ा वेट करना उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चार्ज क्वांटाइजेशन की बात समझते हैं। देखो इसको है ना समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ATM मशीन है हमारे पास, और उस ATM मशीन में, कभी गए हो ATM मशीन पे, निकाले कभी पैसे तुमने, निकाले हैं, तो तुमने पाया होगा कि वहां पर एक फिक्स्ड अमाउंट में नोट होती है, तो मतलब 100 की नोट होगी, 200 की नोट होगी, 500 की नोट होगी। हमारे पास एक ATM है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ 100 की नोट है। कितने की नोट है, 100 की नोट है। तो अब तुम उसमें से कितना भी पैसा निकालोगे वो मल्टीप्लीकेशन में 100 ही होगा। एक नोट निकालोगे 1 into 100, 2 नोट निकालोगे 2 into 100, 3 निकालोगे 3 into 100, 10 नोट निकालोगे 10 into 100, 1000 नोट निकालोगे 1000 into 100। ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। तो यही बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे से अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 1000 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट में होंगे। क्या होंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट में होंगे। तो इसलिए हम लिखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर का नेट चार्ज है ना, वो Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वहां पर N क्या है, N एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मतलब कि इंटीजर है, प्लस और माइनस 1 लिख सकते हो इसको, प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस 3, ऐसे करके लिख सकते हो। और बेटा जो ये E है ना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि ट्रांसफर कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। वहां पर 100 की नोट थी, वहां पर 100 की नोट ट्रांसफर हो रही थी, यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये बात याद रखना। अब इसको शब्दों में अच्छे से लिखते हैं, ध्यान से पढ़ना इस चीज को। क्या है कि द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज ऑलवेज इन एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। अब इसी एलिमेंट्री चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एलिमेंट्री मतलब कि वो स्मॉलेस्ट चार्ज जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट है, एग्जिस्ट, स्वतंत्र है अपने हिसाब से। इससे छोटा भी हो सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट बोला है, इससे छोटा क्वार्क्स भी है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है, क्वार्क्स। ठीक है, वो आपको पता होगा, कोई कोई बच्चे हैं जिसको क्वार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस का ज्यादा पार्ट नहीं, इसलिए हम बातें नहीं करेंगे। बढ़िया सर, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस ई, प्रोटॉन का चार्ज तो प्लस ई से लिखते हैं। अगर ई की वैल्यू कोई तुम्हें पूछ ले, कोई क्यों पूछेगा बेटा, पेपर में ही आएगा, याद रखना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत बार यूज करेंगे क्वेश्चन में तो ऑटोमेटिकली चीजें याद रहती जाएगी। और ये चीजें क्वेश्चंस में वैसे भी मेंशन होती है, तो घबराने की बात नहीं, पेपर में दिया हुआ होता है, रटने की बात नहीं है। हम बहुत बार इसका यूज करेंगे बेटा, ये ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है तुम में से, कि जिसको ई की वैल्यू याद ना हो। कोई हो तो बताना, अपना नाम लिखना कि मैं हूं महावीर, जिसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में नहीं पता। मैंने पहले एक बात बता दी थी कि हमेशा ट्रांसफर होंगे, वो कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बात हमें पहले से पता थी। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की तरफ। मेथड ऑफ चार्जिंग की तरफ ध्यान से देखना है। इस स्लाइड तक तुम्हें समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में स्वाहा लिख के जरूर बताना। ठीक है, हम बात कर रहे थे चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग की, कि कोई भी कंडक्टर इंसुलेटर को कैसे चार्ज किया जा सकता है। तो हम उल्टी शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखना, उल्टी शुरुआत। ये बहुत सिंपल सा पार्ट है, पता है क्या,
होता है ना, तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त होगा जो किसी को देखने के बाद ऐसे ऐसे करने लगता है, उसकी बोली चाली में फर्क आने लगता है। वैसा ही पार्ट यहां पर है कि कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए वो न्यूट्रल ही है, उसके ऊपर चार्ज जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो नेट चार्ज 0 है। उसके पास अगर आप नेगेटिवली चार्ज रोड ले जाओगे ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नजदीक आ जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव दूर चले जाएंगे ड्यू टू रिपल्शन। उल्टा भी हो सकता है, अगर तुम पॉजिटिव चार्ज रोड लेके जाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, दोनों तरफ से ये चीज होती है ना। हाँ, तो नेगेटिव नेगेटिव पास आ जाएंगे, पॉजिटिव दूर हो जाएंगे। ये सेम घटना हो सकती है वाइसा वर्सा। तो होगा क्या पता है, जो नजदीक नजदीक वाले होंगे ना, उनके बीच का फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमेशा ये बात याद रखना कि अगर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है ना, तो वो पॉजिटिव रोड को अट्रैक्ट भी करेगा, या पॉजिटिव रोड कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट भी कर सकती है, और नेगेटिव रोड भी वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कभी किसी के साथ नेट रिपल्शन में नहीं हो सकता है, इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन खैर, हम बात पे आते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की। तो यहां पर हमने किसी को टच नहीं करवाया, बस दिखाया कि तू ये है, तेरे सामने ये रख दिया, कुछ कुछ हुआ और कुछ कुछ हुआ में चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन का केस होता है, और चार्ज अपनी जगह से थोड़ा बहुत हिल डुल के चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है। अगर मैं चाहूं तो यहां से अर्थ कर दूंगा इस चीज को, तो ये नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, वो जमीन में चला जाएगा, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। बढ़िया, इस चीज को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। दूसरा पार्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये अभी हम देख के आए थे कि अगर दो स्फीयर है, इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर देते हैं या दोनों को टच कर देते हैं, तो भाई कंडक्टर के अंदर तो चार्ज फ्लो कर सकता है, तो चार्ज का अगेन रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब तक होता है? जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। पोटेंशियल क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, अभी के लिए बस इतना याद रखो कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह भागेगा, और अगर दो आइडेंटिकल है यानी कि रेडियस दोनों की सेम सेम है, तो जो नेट चार्ज मिलेगा ना तुम्हें, वो दोनों का इक्वल मिलेगा। Q1 डेज इज इक्वल टू Q2 डेज इज इक्वल टू इनिशियल में जो चार्ज है ना वो डिवाइड बाई 2। बढ़िया, ये चीज पता थी। अब एक नई चीज मैं बताता हूं, देख इसको SMT करके लिख लेना। SMT मतलब क्या होता है? शकुनी मामा की ट्रिक, कि अगर रेडियस इक्वल ना भी हो और फिर पूछ ले कि अब नया चार्ज कितना होगा, तो लिखना बेटा Q1 डेज इज इक्वल टू, सुनना, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू करके Q1 प्लस Q2। ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है बेटा, इसका डेरिवेशन भी मैं करवाऊंगा। अगर अभी से देखना है, चैप्टर नंबर 2 में करवाया हुआ है, पूरा वन शॉट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, 1 और 2 के बीच का कनेक्शन है ये। हाँ, ये डेरिवेशन के साथ भी पूछा गया था और एक बार फॉर्मूला बेस्ड भी पूछा गया था। ये Q1 डेज के लिए बताया। अगर कोई पूछे इसमें कि Q2 डेज के लिए क्या होगा, तो Q2 डेज इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 और इनटू करके Q1 प्लस Q2 जो उसका इनिशियल चार्ज था। ये फॉर्मूला काम का है, लास्ट में मैं बताऊंगा सारे फॉर्मूले विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा, पहले सारी चीज पढ़ तो ले, अच्छे से क्लियर तो कर ले। ठीक, ये दूसरा पार्ट था। अब सबसे पहला पार्ट जो मजेदार पार्ट है, कि ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ के बीच में अगर हम फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, ये दो इंसुलेटर है, देखो पहले दोनों केस में, लास्ट के दोनों केस में हमने कंडक्टर्स का यूज किया था, कंडक्टर्स का जिक्र किया था। यहां पर क्या हो रहा है कि दो इंसुलेटर है, ग्लास रोड सिल्क क्लॉथ या PVC पाइप, और ये शायद कौन से मटेरियल का होगा, माइक्रोफाइबर टाइप का होगा। इन दोनों के बीच में भी अगर फ्रिक्शन जनरेट किया जाए तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। इस केस में ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे सिल्क क्लॉथ के ऊपर, तो मेरे लाल ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और ग्लास रोड हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ के ऊपर आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड के ऊपर आएगा। इस वजह से नेट चार्ज अभी भी 0 है, और चार्ज कंजर्वेशन का ये पार्ट है, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब तुम्हें लग रहा है सर एक थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंट कर दीजिए तो मजा आ जाएगा, देख लीजिए। सामने एक ग्लास रोड है, ग्लास रोड तो नहीं मिली बेटा, तो PVC पाइप ले ली, और ये ले लिया मैंने कपड़ा। देखना, हम अच्छे से दोनों को रब करते हैं, फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, किसी एक के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पे ट्रांसफर जरूर होंगे। ठीक है, अब देखना, अब कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। देखो मैंने बताया था आपको कि कोई भी चार्ज बॉडी है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट जरूर करती है। तो मैंने तुम्हारे सामने पेश कर दिए हैं कागज के छोटे छोटे टुकड़े, थोड़ा और ऊपर ले लो, हाँ थोड़ा और ऊपर, नीचे जा रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। देखना ध्यान से, देखो अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है। नहीं हो रहा यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? फिर
मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। अरे होने लगा, देख 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 कागज के टुकड़े ऊपर आए हैं। देखो यहां पर हुआ क्या पता है, मैंने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से इसको चार्ज किया, और ये जो दूसरा एग्जांपल दिख रहा है ना कि कागज के टुकड़े इस चार्ज बॉडी के ऊपर चिपक रहे हैं, वो चार्जिंग बाय इंडक्शन का कमाल हो जाएगा। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, एक ही एक्सपेरिमेंट से तुम दो चीज साथ में समझ पा रहे हो। क्या? अरे चिपके हुए हैं, अभी भी चिपके हुए हैं दोस्त। क्या? चार्जिंग बाय इंडक्शन का केस भी और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का केस भी। पक्का समझ में आया? बस ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो बच्चों के टाइम पे भी करते थे, मतलब छोटे बच्चे थे तब भी करते थे। पता है कॉम्प लेके भी एक्सपेरिमेंट किया जाता था कि ऐसे ऐसे बाल पे करेंगे और फिर कागज के टुकड़े ऊपर फैल देते हैं। स्केल से भी करते थे, बलून को भी ऐसे घिस के हम दीवार पे चिपका देते थे। ये सारे एक्सपेरिमेंट किसके हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैं, इसी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। ठीक है, यहां तक की सारी बात क्लियर कट हो तो हटा सावन की घटा और कमेंट सेक्शन में लिख बेटा स्वाहा। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं जो है कूलम्ब्स लॉ। मैं जानता हूं ये बहुत बार पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, लेकिन आज और अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से रिवाइज करते हैं। देखो कूलम्ब्स लॉ बताता था कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना लगेगा। अगर दो चार्ज पार्टिकल बेटा सेम इन नेचर है तो रिपल्सिव, अपोजिट इन नेचर तो अट्रैक्टिव। ठीक है, तो यहां पर दो सेम इन नेचर टाइप के तो एक रिपल्सिव फोर्स लगता है, और रिपल्सिव फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड से प्रोपोर्शनल यानी Q1 Q2 से प्रोपोर्शनल होता है, और डिवाइड बाय r², इन दोनों के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस होता है। याद रखना बेटा, इसकी जो शेप एंड साइज होती है ना, उसकी कंपैरिजन में ये r डिस्टेंस है ना दोनों के बीच का, वो बहुत लार्ज होता है। इसी वजह से हम इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और तभी ये कूलम्ब्स लॉ अप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ यही तो बताया कि पॉइंट चार्ज के लिए ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मैग्नीट्यूड, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस, मतलब 1/r² से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहां पर अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि k क्या है, तो k को कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं। 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू रहती है SI में। SI का यूनिट निकाले तो देखो फोर्स r² ऊपर जाएगा तो न्यूटन इंटू मीटर, और Q1 Q1 का यूनिट भी C, इसका भी C, तो डिनोमिनेटर में c² आ जाएगा। अब याद रखना बेटा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, और आपको मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहेगा। अब k की वैल्यू भी ना हम बचपन में लिख के खत्म कर देते हैं कि हाँ ये k की वैल्यू है, ये कूलम्ब कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअल में k की वैल्यू एक भद्दे से इक्वेशन से दी जाती है, जो है k = 1/4πε0 के इक्वल। अब आपके दिमाग में आएगा ये वाली कौन सा कांस्टेंट आ गया ε0। जैसे डेंसिटी थी, डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है कोई मीडियम को, वैसे ये ε0 है ना, वो रिप्रेजेंट करता है कोई मीडियम को। ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, और ε0 लिखा हुआ है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री स्पेस। और हाँ, अगर कहीं पे εm लिखा हुआ दिख जाए तो ये परमिटिविटी ही है, लेकिन किसकी? मीडियम की। किसकी? मीडियम की। एक रेशियो भी बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, कि अगर कहीं पे दिख जाए तुम्हें εm डिवाइड बाय ε0 तो इसको कहते हैं εr, और इस चीज को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। ये तो समझ में आ जाए, वैसी बात है, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके सर, ये कोई नई बातें नहीं है। हाँ जी, जानते हैं ये सर। और हमेशा ये फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह एक्ट करते हैं। अगर सेम इन नेचर है तो रिपल्सिव टाइप का दोनों के ऊपर लगता है सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, और अगर दोनों अनलाइक चार्ज पार्टिकल तो अट्रैक्टिव सेम लाइन ऑफ एक्शन के, इक्वल इन अमाउंट, अपोजिट इन डायरेक्शन। इस वजह से ना इसका वेक्टर फॉर्म कुछ ऐसा लिखा जाता है, वेक्टर फॉर्म, कि F/1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू F/2 ड्यू टू 1 इज अ नेगेटिव इसलिए क्योंकि नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में और सेम इन मैग्नीट्यूड है। इसका कोई पूछे कि वेक्टर फॉर्म कैसा होगा तो ऐसा भी लिख सकते हो, F12 इज इक्वल टू K/Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे R12 यूनिट वेक्टर। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। बढ़िया, तो हमने पढ़ा एक बेसिक सा फॉर्मूला, उसमें कांस्टेंट की वैल्यू, और बाद में हमने पढ़ा है इसका वेक्टर फॉर्म। अब क्वेश्चन
कभी मीडियम बेस्ड भी पूछा जा सकता है कि मीडियम चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा। ये तो हवा में थे, वैक्यूम में थे, तब इतना फोर्स लगेगा ना, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। अगर मीडियम ही चेंज कर दे तो केरोसिन में दोनों चार्ज पार्टिकल को डाल दिया, डीजल में डाल दिया, पेट्रोल में डाल दिया, शराब में डाल दिया, तब फोर्स क्या हो जाएगा। तब ये जो इफेक्टिव फोर्स है ना, एयर के अंदर लगने वाला फोर्स के Q1 Q2 डिवाइड बाय R², वो डिनोमिनेटर में ये एप्सिलॉन r के फॉर्म में चला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में चला जाता है, और ये मीडियम में लगने वाला फोर्स है दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का। ये ड्यू टू पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से होता है। अब अगेन बेटा पोलराइजेशन क्या है, अगले चैप्टर में वो आएगा, कुछ कुछ चीजें हैं वो अगले चैप्टर से रिलेटेबल है, इसलिए अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे। ओके, इस एप्सिलॉन r को ना एक और सिंबल दिया गया है, एप्सिलॉन r को सिंबल दिया गया है के। ये क्या मजाक है सर, एक ही स्लाइड पे दो के, कूलम्ब कांस्टेंट वाला के नहीं, ये है के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला। ये क्या बात होती है सर, ऐसा दोगलापन। देखो बेटा, जो चीज है वो फैक्ट के साथ है, ये किताबों में दे रखी है, मैं तुम्हें सामने स्पेसिफाई करके छाती ठोक के बता रहा हूं कि यहां कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन r दोनों इक्वल ही होते हैं, भ्रमित मत होना इससे। ये के अलग है, बोलता हूं ना हर बार क्लास में वैसे कि गाल पे करने वाला टीका और ये कपाल पे करने वाला टीका दोनों अलग अलग होते हैं। ये के रिप्रेजेंट करता है कूलम्ब कांस्टेंट को, जबकि ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के है। भूलना नहीं इस चीज को, कंफ्यूज मत होना, बाय द फैक्टर के चला जाएगा। अगर किसी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दो दे रखी है तो ये फोर्स इन एयर डिवाइड बाय 2 चला जाएगा। याद रखना इस चीज को, हम भूलना नहीं है, पक्का। देखो अब तक तुमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, अब तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि सर इसको क्वेश्चंस में कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन दिखाता हूं। कभी भी फिजिक्स में सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत रेयर केस में आते हैं। 1 2 3 कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनता है। उसकी झलक देखिएगा कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल से ए और बी हैविंग अ चार्ज -q और +3q, ए और बी जिसके ऊपर का चार्ज कितना है सर आइडेंटिकल है -q +3q। आइडेंटिकल का मतलब दोनों की रेडियस इक्वल है। अब क्या किया गया, दे ब्रोट इन अ कॉन्टेक्ट, दोनों को कॉन्टेक्ट में लाया जा रहा है। अब कॉन्टेक्ट का मीनिंग ये हो सकता है कि दोनों को पास एकदम टच करवा दिया, ये दोनों को वायर से जोड़ भी दिया। अब जैसे ही वायर से जोड़ दोगे क्या दोनों के ऊपर का चार्ज इक्वल हो जाएगा? हाँ जी, QA डेज इज इक्वल टू QB डेज इज इक्वल टू हो जाएगा पहले वाले का चार्ज -q, दूसरे वाले का चार्ज +3q डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2q डिवाइड बाई 2 यानी कि q। तो अब दोनों के ऊपर का चार्ज सेम हो गया है, ए के ऊपर का चार्ज भी q, बी के ऊपर का भी चार्ज q। बढ़िया सर, दोनों के बीच का डिस्टेंस अब भी जितना था उतना ही है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि देन उसको सेपरेट करने के बाद डिस्टेंस d डिस्टेंस पे दूर ले जाया जा रहा है, इन दोनों को d डिस्टेंस दूर ले गया है। तब बताइए फाइंड द नेचर ऑफ अ कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। हमें हालांकि नेचर ही बताना है, लेकिन मैं साथ साथ उसकी इक्वेशन भी बता देता हूं, मैग्नीट्यूड भी बता देते हैं। पहली बात तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ गया है, तो सेम चार्ज आने की वजह से ये रिपल्सिव नेचर शो करेंगे। क्या मानते हो? तो F रिपल्सिव कितना होगा? F रिपल्सिव इज इक्वल टू के क्यू क्यू, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी का स्क्वायर, इतना मैग्नीट्यूड होगा। बोल हाँ कि ना, समझ में आया तो बोल बेटा स्वाहा। ये दो कंसेप्ट एक साथ आए हैं, एक पहले चार्जिंग बाय कंडक्शन वाला और दूसरा, या चार्ज कंजर्वेशन भी बोल सकते हो, और दूसरा यहां पर कूलम्ब्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। तो हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन आते हैं, 2-3 कंसेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़िया चीज, आगे बढ़ते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। सुनना इस बात को, बहुत बहुत शानदार बात है कि फिजिक्स में हमेशा दो चार्ज पार्टिकल के बीच की बात नहीं होगी, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल एक साथ आ जाएंगे। जैसे कि ये चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, तो इस वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये भी ऐसे धक्का देगा, ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये भी ऐसे धक्का देगा, ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये भी ऐसे धक्का देगा। वैसे सेम हम कोई भी चार्ज पार्टिकल को कंसीडर करें, सेम सिनारियो रहेगा। जैसे कि मैं इसको नाम दे दूं ABC, तो इस D वाले चार्ज पार्टिकल को ये ऐसे धक्का देगा, ये FA। C वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से ऊपर की तरफ धक्का लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा FC। B वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से ये कुछ ऐसे धक्का लगेगा, ध्यान से देखना, ये F
बी है ना, बी, हाँ ठीक है बी, ऐसे धक्का लगेगा। तो हमेशा किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स लिखो ना बेटा, तो नेट फोर्स वेक्टर सम होता है किसके बीच का, ये सारे फोर्सेस के बीच का, एफ ए प्लस एफ बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर। इसी को कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन मैं सच बताऊं ना बेटा, क्वेश्चन में हम ये चीज यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन में हम क्या यूज करते हैं पता है, क्वेश्चन में यूज करते हैं क्लास 11 का एक टॉपिक जिसको वेक्टर एडिशन या वेक्टर रेजोल्यूशन कहा जाता था। वेक्टर रेजोल्यूशन ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि मुझे एफ ए अच्छा लग रहा है क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में, एफ सी अच्छा लग रहा है क्योंकि वाई की डायरेक्शन में अच्छा है ये, लेकिन ये एफ बी किस डायरेक्शन में हमें पता ही नहीं है, एफ बी कौन सी डायरेक्शन में हमें पता ही नहीं है। तो किसी एक एंगल पे ये, उस एंगल को थीटा मान लीजिए, उस एंगल को थीटा मान लीजिए, उस एंगल को थीटा मान लीजिए, ठीक है, ये रहा एफ बी और ये थीटा एंगल पे है। अब इसके दो कंपोनेंट लिया करते थे, किसको याद है, क्लास 11 का टॉपिक, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, थीटा के पास वाला कंपोनेंट एफ बी कोस थीटा, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट एफ बी साइन थीटा। ऐसे तोड़ देंगे और सर इसको जोड़ देंगे एफ ए प्लस एफ बी कोस थीटा और एफ सी ऊपर की तरफ, उसके साथ साथ एफ बी साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो ये वेक्टर रेजोल्यूशन से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, दिमाग में रखना। अगर कोई आड़ा टेढ़ा चलेगा तो उसको काट देंगे, रेजोल्यूशन मतलब काट देना, भाग कर देना। ओके है, बढ़िया है, सब कुछ स्वाहा। अब तक की जितनी भी चीजें वो समझ में बेटा, ये बेस है, बेस है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस धीरे 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 बनने लगेंगे। अगर तुम्हें कोई कंसेप्ट पे दिक्कत आ रही है तो यहां से तुम्हारा वो कंसेप्ट पूरा का पूरा स्वाहा हो जाएगा। ओके, आ जाइए। अब कैसे क्वेश्चन पूछा गया था देखना, पूरा का पूरा सिस्टम। एक एग्जांपल बता देता हूं, देखो इसमें खास एग्जांपल बता देता हूं कि अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे सेंटर पे रख दूं, एकदम ऐसे सेंटर पे रख दूं, तब क्या होगा, तब क्या होगा। ऐसे एक एग्जांपल है, एक छोटा चार्ज यहां पर रख दूं तब क्या होगा। तो ये जितना धक्का देगा उतना ही ये धक्का देगा, ये जितना धक्का देगा उतना ही ये धक्का देगा। तो अगर आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है और इक्वल सिमेट्रिकली रखे गए हैं ना, तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। तो कोई सेंटर वाले की बात करेगा ना, अगर सिमेट्रिक रखे हुए हैं सारे चार्जेस, तो हमेशा सेंटर वाले के ऊपर लगने वाला फोर्स जीरो होगा। इस बात को याद रख लेना, गांठ बांध लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में सेम, कि एक रखा गया है यहां पर 1 माइक्रोकूलम, दूसरी जगह पे -2 माइक्रोकूलम, यहां पर बेटा 1 माइक्रोकूलम अगेन और ये -2 माइक्रोकूलम। देखना, तो कोई एक छोटा चार्ज रखा गया है सेंटर पे, तो होगा क्या पता है कि ये 1 माइक्रोकूलम ऐसे धक्का देगा, ये 1 माइक्रोकूलम ऐसे धक्का देगा। क्या ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम इन अपोजिट इन डायरेक्शन है? हाँ सर, 1 माइक्रोकूलम ऐसे, ये भी ऐसे। तो मेरे ख्याल से ये दोनों के दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे को काट पीट देंगे। सेम यहां पर भी होगा, 2 माइक्रोकूलम वाला ऐसे खींचेगा, नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, ये ऐसे खींचेगा, ये वाला ऐसे खींचेगा। दोनों के लिए डिस्टेंस भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी सिमेट्री बैठ रही हो ना, सिमेट्री बैठ रही हो ना, तो उस केस में सेंटर पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको अच्छे से शब्दों में लिखना है आपको, यह आपका टास्क रहेगा। मैंने आपको यहां पर कंसेप्ट समझाया, आप शब्दों में कैसे लिखोगे वो आप मुझे बताना और टैग करके बताना। बढ़िया है यहां तक की बात, शानदार। अब तक की जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही है तुम्हें दिमाग में बैठ रही है ना, कुछ भी ऐसा डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखते जाना। हाँ, आ जाओ, एक नया कंसेप्ट जो इसी से जुड़ा हुआ है, जिसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई नई बात नहीं है, मैं समझाऊं ना सही से तो कोई नई बात नहीं है। जो भी फोर्स की बात पढ़े हुए थे ना, उसको ही दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। देखना, जैसे कि कोई कैपिटल क्यू चार्ज हमने ले लिया, इसके अंदर से बहुत सारी फील्ड लाइन निकल रही है, फील्ड लाइन निकल रही है, ये क्या है, इसका प्रभाव है। जैसे कि कोई एक बल्ब हो गया, बल्ब के अंदर से कैसे रोशनी निकलती है, वैसे ही यहां चार्ज पार्टिकल के अंदर से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रीजन में जहां पर कोई एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल भी अंदर घुस गया, उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा। जैसे कि ये छोटा सा चार्ज यहां पर r डिस्टेंस पे आ गया, तो ये क्या करेगा, इसे धक्का देगा, धक्का देगा, तो ये फोर्स कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, तो k कैपिटल Q छोटा q, इस चार्ज को टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, डिवाइड बाय r का स्क्वायर। हाँ सर, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो डिवाइड बाय ये टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक रीजन कि जिसके अंदर ये फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और
कितना एक्सपीरियंस होता है, कितनी ताकत से एक्सपीरियंस होता है पर टेस्ट चार्ज, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज के लिए पूछे, पॉइंट चार्ज के लिए पूछे तो ये फॉर्मूला बनता है, ध्यान से देखना, कैपिटल क्यू, इससे आर डिस्टेंस दूर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई स्ट्रेंथ पूछेगा तो फॉर्मूला बन जाएगा यहां से, एफ की वैल्यू कितनी थी सर, के कैपिटल क्यू छोटा क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में छोटा क्यू, छोटा क्यू कैंसिल आउट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आई एक पॉइंट चार्ज की वजह से। किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, कैपिटल क्यू जितना है, के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। याद रखना, अगर पॉजिटिव नेचर का चार्ज है ना तो इसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है ना तो इसे खींचने वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब अगर कंफ्यूजन नहीं हो रहा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बहुत सारी बात बता दो, बहुत सारी बात। जैसे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो धक्का देने वाली डायरेक्शन में, ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज में से रोशनी निकल रही है, जा रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि ओरिजिनेट हो रही है पॉजिटिव चार्ज में से, और कहां पर खत्म होगी, नेगेटिव चार्ज, उसका उल्टा एकदम नेगेटिव चार्ज, और ये कंटिन्यूस होती है, अनंत अंतर तक जाती रहती है। हाँ, लेकिन बहुत लार्ज डिस्टेंस पे धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी थी ना, वो कम होती जाएगी। बहुत बढ़िया, जैसे दूर तक प्रभाव नहीं होता ना कोई इंसान का, वैसी ही बात यहां पर है। दूसरा पार्ट कि जितने बड़े मैग्नीट्यूड का ये चार्ज होगा ना उतनी ज्यादा फील्ड ये निकालेगा। जैसे कि एक 1 कूलम का चार्ज है, 8 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, 2 कूलम का चार्ज है, 16 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी। तो ये डिपेंड करेगा कितना मैग्नीट्यूड है, जितना बड़ा चार्ज उतनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी, कभी भी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हें दिख जाए ना तो पॉजिटिव में से देखो फील्ड लाइन निकली, नेगेटिव में घुसी, पॉजिटिव में से निकली, नेगेटिव में घुसी है, क्लोज लूप नहीं बनाती है बेटा, ये ओरिजिनेट हुई या टर्मिनेट हुई। क्लोज लूप कौन बनाता है, कमेंट सेक्शन में लिखाना, ठीक है। इसके ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, इसके ऊपर टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पे छू के निकल जाए, छू के तो कोई और निकला था, खैर, तो हम बात कर रहे हैं एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसलिए बताया गया कि टेंजेंट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर ड्रॉ किया जाने वाला टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट, इट विल गिव यू अ डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन यहां पर आता है कि क्या कभी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, क्या इन दोनों के बीच में प्यार कभी पनप सकता है? तो नहीं पनप सकता बेटा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? अगर इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पर ऐसे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे, देखो एक पहला टेंजेंट ऐसे और ये दूसरा टेंजेंट ऐसे, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नेट 2 अलग अलग डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट इज इम्पॉसिबल। इस वजह से हम बोलेंगे कि नहीं बेटा ये नहीं हो सकता है, दिस विल इम्पॉसिबल, तो हम इसके लिए मना करेंगे। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन में बहुत बार यूज होती है वो है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना कहीं, जैसे पॉजिटिव में से निकली नेगेटिव में घुसी, पॉजिटिव में से निकली नेगेटिव में घुसी, ये स्ट्रेट है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं ना, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स हमेशा, हमेशा याद रखना इस चीज को, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आपने क्या लिखी थी, फोर्स डिवाइड बाय क्यू। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, साथ साथ बता ही देता हूं, यूनिट इसका हो जाएगा सर, फोर्स का यूनिट न्यूटन डिवाइड बाय चार्ज का यूनिट कूलम। तो न्यूटन पर कूलम डायमेंशनल फॉर्मूला आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। अभी पोज करो और अभी लिखो। हाँ जी, क्या बता रहा था मैं यार, भूल गया वापस। हाँ, ये फॉर्मूला कैसे आया, मतलब ये कैसे बता सकते हो आप, तो देखो ये वेक्टर फॉर्म में था, अगर मैं चार्ज क्यू को ऊपर लेके जाऊं तो फोर्स की इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू क्यू। हाँ, एफ इंटू क्यू बन सकती है सर ऐसी इक्वेशन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक है, नेगेटिव चार्ज है यहां पर तो फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ही आ जाएगा। हाँ यार, अगर इफ नेगेटिव देन इफ क्यू इज क्यू नेगेटिव, तब ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से नेगेटिव चार्ज हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भागता है। तुम्हें लगेगा सर ये तो फालतू की बात है, सब हमें पता है, बेटा क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, रुक थोड़ा वेट एंड वॉच, इसका क्वेश्चन बताऊंगा।
हाँ, लेकिन एक ट्रिक बता देता हूँ साथ में कि जो बहुत बार यूज हो जाती है। क्या पता है कि अगर सारे आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल दिए गए होते सिमेट्रिक पार्ट में, सिमेट्रिक अरेंजमेंट के साथ, तो जैसे बताया था कि नेट फोर्स सेंटर पे 0 होगा, वैसे ही सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी कि ये प्लस क्यू ऐसे धक्का देगा, ये प्लस क्यू ऐसे धक्का देगा, ये प्लस क्यू ऐसे धक्का देगा। ठीक है, तो सेंटर पे नेट फील्ड 0 होती है। यहां पर भी ये माइनस क्यू ऐसे खींचेगा, 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 सब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, नेट फील्ड 0 होगी। ऐसे ही बेटा अगर रेगुलर अरेंजमेंट है, सिमेट्रिक अरेंजमेंट है, तो उसके ऊपर नेट फील्ड हमेशा 0 होगी। दिमाग में ये बात क्रिस्टल क्लियर रखना। अब जो मैं बता रहा था कि क्वेश्चन देखा जाए, पूछा है क्वेश्चन में कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो मूव करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये मूव करता है? झूठ बोल रहा है। अभी सीख क्या है? फॉल्स। ऑन अ नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी झूठ, सरासर झूठ बोल रहे हैं। कब ये झूठ बोला गया था? 2022 में ये झूठ बोला गया था और राइट ऑप्शन बन रहा था इसका डी फॉर दिगराज सर। बैठ रही ना तुम्हारे दिमाग के अंदर बात? तुम्हें लग रहा है कि कंसेप्ट से क्या होता है? बेटा कंसेप्ट्स है ना छोटे छोटे, वो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को हिलाने का दम रखते हैं। अगर तुम इसको ढंग से पढ़ लेते हो, तो इसमें ढंग से मास्टरी कर लेते हो, तो तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए कि हाँ ये इस फील्ड से, इस वाले पार्ट से ये पॉइंट यूज हुआ है। डायरेक्शन के बारे में अगर पता नहीं होगा बेटा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए बताता हूं कि कंसेप्ट एक जड़ है और अभी हम उस जड़ को मजबूत करने का काम करते हैं। आगे आपको लगेगा तो मुझे बताना कि हमें सर एक न्यूमेरिकल की सीरीज भी चाहिए, हमें एक पीवाईक्यूज की सीरीज भी चाहिए। जो तुम्हें बता, जो तुम्हें लग रहा है कि सर हमें अभी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी सोचेंगे, उसके ऊपर भी वीडियो जरूर लाएंगे। लेकिन जिनको ऐसा लग रहा है कि सर अभी मेरी जड़ें ही मजबूत नहीं है, अभी मेरा बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनके लिए ये बात है। ओके ठीक है, मतलब बहुत छोटे टाइम में हम जड़ मजबूत कर रहे हैं, बेस मजबूत कर रहे हैं। हल्का फुल्का सा एक कंसेप्ट है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब एक छोटा सा कंसेप्ट है। ये बहुत यूज नहीं होता और ना ही इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बहुत सिंपल वे में तुम्हें बताता हूं। कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। देखना, अगर कोई एक सिर्फ और सिर्फ लेंथ वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे, हम लेंथ वाइज सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है, तो चार्ज पर लेंथ को कहते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे मास पर वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं, अब यहां पर बोलेंगे चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ लेंथ वाइज हो तो क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम कोई छोटा एलिमेंट भी ले सकते हैं, जैसे कि dx लेंथ का एक छोटा एलिमेंट ले लिया, उसके ऊपर का चार्ज dq लिख लिया, तो लैम्बडा को dq बाई dl के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, dq बाई dl के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये dq डिवाइड बाई dl। बढ़िया। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, एरिया पे सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज पर एरिया, और इसमें से भी एक छोटा सा एरिया निकाल दे dA, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिख सकते हैं dq डिवाइड बाय छोटा एरिया dA। सेम वॉल्यूमेट्रिक के लिए पूरा स्फीयर ले लिया या क्यूब ले लिया, तो चार्ज डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक कहलाएगी, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज पर वॉल्यूम। अगर छोटा वॉल्यूम निकाल ले तो क्या होगा? तो छोटा रो नहीं लिखते हैं, रो को रो ही लिखते हैं बेटा, छोटा रो नहीं लिखते हैं, dq बाई dv लिखते हैं, ठीक है। छोटा रो नहीं होता है बेटा, रो होता है। हाँ जी, बढ़िया, यहां तक की बात सब कुछ समझ में आ रहा है ना दोस्त? ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, कभी कभार यूज हो सकता है इसका। आ जाइए, एक शानदार कंसेप्ट पढ़ाता हूं। कभी टग ऑफ वॉर देखी है कि जिसमें कोई यहां से खींच रहा है, कोई वहां से खींच रहा है? ये नेगेटिव, मतलब देखो ना, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, वो इस वाले पॉजिटिव चार्ज को खींच रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले को नेगेटिव को खींच रहा है, और इन दोनों के बीच में हम एक फिक्स्ड डिस्टेंस सेट कर देते हैं, ठीक है। उस फिक्स्ड डिस्टेंस को यहां तक के a, यहां तक का a, मतलब टोटल डिस्टेंस 2a, टोटल डिस्टेंस 2a बोल दिया, ठीक है सर। तो ऐसी अरेंजमेंट को कहा जाता है डाइपोल। डाइपोल, दो पोल है इसलिए डाइपोल कहा गया है। जैसे H प्लस और Cl माइनस, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज की अरेंजमेंट। ये फोटो से तुम अंदाजा लगा सकते हो, अपोजिट नेचर के हैं और दोनों के बीच में एक छोटा डिस्टेंस है, बहुत छोटा, स्मॉल डिस्टेंस वाले डाइपोल की हम बात करेंगे, बहुत छोटा डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस डाइपोल को, इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम डाइपोल। शब्दों में कैसे लिखेंगे इस चीज को? तो कॉम्बिनेशन of a two equal and opposite charges separated by a small distance, it's known as a electric dipole। ये डाइपोल है ना, बहुत शानदार कंसेप्ट है, क्योंकि ऐसी सेम बात मैग्नेटिक डाइपोल में भी आगे जाके आती है, लेकिन हम अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही सीमित रहते हैं। देखो इसकी ताकत,
आप कभी भी कोई फिजिक्स में फिनोमेना देखोगे ना, तो हम एक अरेंजमेंट पढ़ेंगे और फिर उसकी ताकत की बात करेंगे कि भाई ठीक है ये सब तो बढ़िया है, लेकिन उसकी ताकत बताओ, उसकी ताकत कितनी है। तो डाइपोल की ताकत को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म आता है जिसको डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। दिस डाइपोल मोमेंट P से रिप्रेजेंट किया जाता है। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q, किसी का भी मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्योंकि वैल्यू है ये, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी 2a, दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी 2a। और कोई पूछे क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, जी हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी -q से पॉजिटिव चार्ज, माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ये होती है, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, हमेशा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। अब एक बहुत प्यारा सा रिश्ता बताने वाला हूं जो सीबीएसई ने 2023 में, 2024 में, 2025 में और 2026 में भी पूछा है, एक एमसीक्यू इस पर बेस्ड। क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में हमेशा से एक रिश्ता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद भी कुछ डाइपोल खुद भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जैसे कि ये डाइपोल मैंने रख दिया ऐसे, तो इससे एक्सियल डिस्टेंस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, इससे इक्वेटोरियल डिस्टेंस पे भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है ना उसको लिखते हैं 2kp डिवाइड बाय सेंटर से डिस्टेंस अगर r है तो r का स्क्वायर। k की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ जो कूलम कांस्टेंट वाला था वही था, ठीक है। और इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला आधा हो जाता है, kp डिवाइड बाय r क्यूब हो जाता है, ठीक है। डाइपोल की वजह से एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सेंटर से r डिस्टेंस पे 2kp डिवाइड बाय r क्यूब। डाइपोल से इक्वेटोरियल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, kp डिवाइड बाय r क्यूब। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो बेटा वन शॉट में मैंने सारे डेरिवेशन करवाया और आपको अलग से एक डेरिवेशन का पूरा सेशन क्लास 12 का भी मिल जाएगा, वहां पर भी समझ सकते हो, ठीक है। बाकी क्लास में तो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ओके सर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और डाइपोल में तो नेगेटिव चार्ज भी है पॉजिटिव चार्ज भी है। तो याद रखना बेटा, शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, शॉर्टकट ट्रिक कि डाइपोल की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो इसी डायरेक्शन में एक्सियल फील्ड होगी, और डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे है तो इक्वेटोरियल पे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। इसको याद रख लेना, रट लेना, ट्रिक है बेटा ये। डाइपोल की डायरेक्शन, हालांकि मैंने वहां पर भी डिफाइन भी की है, लेकिन यहां समझना, डाइपोल की डायरेक्शन में एक्सियल फील्ड होती है, डाइपोल की अपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल फील्ड होती है। ये डाइपोल की वजह से मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी। क्या हो अगर इसी डाइपोल को मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, अरे भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं डाइपोल को रख दूं तो, और ये सीबीएसई ने 2026 में पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा है, पूरा का पूरा डेरिवेशन पूछा है। देखो हल्के फुल्के पैमाने पे बताता हूं, सुनना इस बात को, 5 मार्क्स में पूछा था, छोटे मोटे पे नहीं। क्या डाइपोल किससे बनी हुई है, क्या मजाक करते हो सर, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, अरे सर ये भी पता है, अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू ई, ये इतना होता है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होता है सर, Q इंटू ई, कौन सी डायरेक्शन में, अभी सीखा था फोर्स का फॉर्मूला, Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में। क्या दोनों के ऊपर लगने वाला, इस पूरी सिस्टम के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो नेट फोर्स ऑलवेज 0 हो जाएगा डाइपोल के ऊपर। क्या हो जाएगा, ऑलवेज, अगर यूनिफॉर्म फील्ड दे रखी है तो ऑलवेज ये फोर्स नेट 0 ही मिलेगा। हाँ, तुम्हें साइकिल के पेंडल की याद जरूर आ रही होगी, एक ऐसे खींच रहा है एक ऐसे खींच रहा है, तो पूरी की पूरी साइकिल के पहिया के जैसी अरेंजमेंट हो जाएगी, और इस फोर्स को हम कपल फोर्सेस कहलाते हैं। देखो ध्यान से, ये ऐसे खींच रहा है, ये वाला ऐसे खींच रहा है, देखना ध्यान से, ये ऐसे खींच रहा है, 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 तो क्या पूरी की पूरी डाइपोल घूमेगी, जी हाँ डाइपोल घूमेगी। और अगर डाइपोल घूमेगी तो इस घुमाव फोर्स को कहते हैं हम टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो एक प्यारा सा शानदार सा फॉर्मूला निकल के आता है, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, और अगर स्केलर फॉर्म में बात करूं तो क्रॉस को हटा के मैं PE साइन थीटा कर दूंगा, और जैसे जैसे थीटा वेरी होगा वैसे वैसे टॉर्क की वैल्यू वेरी होगी। थीटा इज इक्वल टू 0 ले लो, थीटा इज इक्वल टू 90 ले लो, थीटा इज इक्वल टू 180 ले लो, थीटा इज इक्वल टू 180 ले लो। देखो ध्यान से, थीटा इज इक्वल टू 0 साइन 0, दैट्स व्हाई टॉर्क इज 0। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बेटा टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो PE मिलेगा। 180 डिग्री वापस साइन 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 मिलेगा। टॉर्क किस में मैक्सिमम मिलता है, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने मेंशन किया था 2026 वाले पार्ट पे।
तो हर एक पार्ट की यहां पर अहमियत है, हर एक फॉर्मूले की यहां पर अहमियत है। ये किसी ने नहीं बताया होगा। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है और डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में रख दे तब क्या होता है। तो दोनों चीज को साथ में कंपेयर करके पढ़ना। एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, उसके अंदर डाइपोल को रख दिया तब क्या होगा। दोनों फिनोमिना को एक साथ समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहां तक की बात। तो हटा सावन की घटा समझ में आया तो बोल बेटा स्वाहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा ये फ्लक्स फैंसी नाम लगता है कि अरे भाई क्या ही बात होगी इस फ्लक्स में, लेकिन बिलीव मी बेटा 5 मिनट के बाद आपको लगेगा अरे ये था फ्लक्स कि जो 2023 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2025 में भी पूछा गया। जी हाँ, देखना ये फ्लक्स क्या होता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि हवा हर जगह है क्या, आप बोलोगे हाँ हर जगह है, लेकिन उसको गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस खिड़की में से पास होने वाली हवा कितनी है, शायद आप कैलकुलेट कर लोगे। मैं बताऊं समंदर में पानी कितना है, शायद आप कैलकुलेट ना कर पाओ। लेकिन मैं आपको पूछूं कि इस नल में से पानी कितना गिर रहा है, शायद आप कैलकुलेट कर लो। वैसे ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर जगह पे हो सकती है, बहुत सारी संख्या में हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन कर दूं, एक पर्टिकुलर सरफेस डिफाइन कर दूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुम 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 ऐसे निकल रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में से पास होने वाली फील्ड लाइन कितनी होगी, तो आप शायद कैलकुलेट कर लोगे। ये जो शायद कैलकुलेट कर लोगे ना, उसी को फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इट्स नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और बहुत सिंपल सी बात है, देखो ये एरिया का एक वेक्टर होता है। एरिया है ना, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये चीज भी याद रख लेना बेटा, शायद अगर आपको याद ना हो तो, पता ना हो तो, कि एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका एरिया कंसीडर किया जाता है, जैसे कि ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूं, जैसे कि ये डब्बा है, तो डब्बे के लिए एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं पता है? ये सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, ये सरफेस के लिए एरिया वेक्टर सामने की तरफ, ये सरफेस के लिए एरिया वेक्टर मेरी सामने, मेरी चेहरे की तरफ, ठीक है ऐसे। और ये पूरे सरफेस के लिए एरिया वेक्टर मेरी तरफ, ठीक है। ये 3D के लिए ऐसे ट्रीट किया जाता है। अगर 2D है तो बेटा दोनों तरफ ले सकते हैं, लेकिन फॉर अ कन्वेंशन हम राइटवर्ड डायरेक्शन में से ले रहे हैं। ओके, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, बढ़िया। अब देखो ध्यान से, इसमें से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे है, डिंग 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 डिंग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ा दूंगा तो इस एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ जाएगा। फील्ड लाइन बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, जी बात सही है आपकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ेगा। अगर मैं इस एरिया को ही बढ़ा दूं, ये फिजिक्स की एक किताब थी बेटा, इसकी साइज ही बढ़ा दूं तो पास होने वाली फील्ड लाइन बढ़ जाएगी, यानी फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो भी सर ये बढ़ जाएगा, ठीक है, फ्लक्स बढ़ जाएगा। अब साथ साथ एंगल पे भी डिपेंड करता है। अगर मैंने इसी किताब को लेटाया हुआ है, ऐसे लेटाया हुआ है, तो मैक्सिमम फील्ड लाइन पास होगी। अगर मैं ऐसे लेटा दूं तो भाई मिनिमम एरिया कवर करेगा। मिनिमम एरिया होगा तो मिनिमम एरिया मतलब एरिया वही है, लेकिन यहां पर यूज मिनिमम हो रहा है ना, इफेक्टिव मिनिमम, इस वजह से फील्ड लाइन बहुत कम मिलेगी। तो इसलिए थीटा पे भी डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो एक फाइनल फॉर्मूला मिलता है ई ए कोस थीटा। ई ए कोस थीटा याद रख लेना बेटा, बहुत काम का फॉर्मूला। अभी मैं कोस थीटा पे आता हूं, उससे पहले थोड़ी सी बात बता देता हूं कि अगर कोस थीटा को हटा दे बेटा तो एक वेक्टर नहीं डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, जो स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से फ्लक्स को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब सिर्फ गिनना है, वेक्टर वाली बात यहां पर कोई है ही नहीं। यूनिट बता सकते हो, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया यानी मीटर स्क्वायर। एमएलटी फॉर्म हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन अगर खुद से डिराइव करोगे तुम तो ज्यादा सही रहेगा। ओके, बढ़िया। अब देखो यहां पर जो भी बात की गई था ना, यूनिफॉर्म की बात थी। कोई केस में अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ले तो तुम्हें यह चीज पता होनी चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला हम छोटे पैमाने पे लिखते हैं, मतलब D5 लिखते हैं। 5 की बजाय एक छोटा टुकड़ा लेते हैं एरिया का, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो एक छोटी चीज याद रखना, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे लिखी हुई है तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। यूनिफॉर्म है तो ये सारा केस दे ही रखा है। खैर, हम बात कर रहे थे इस थीटा पे। इस थीटा पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। जैसे कि पहला केस ले लूं कि जिसमें एरिया वेक्टर राइटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे है
और फील्ड लाइन भी ऐसे, मेरे चेहरे में से रोशनी निकल रही है और वही रोशनी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो ये रोशनी ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर भी ऐसी है, दोनों के बीच का एंगल 0। मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा क्या, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है सर, बात सही है आपकी। फिर अगर मैं इसको लेटा दूं तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल हो जाएगा 90, cos 90 की वैल्यू 0, फ्लक्स मिलेगा बेटा 0। और अगर एरिया वेक्टर नेगेटिव में हो तो मतलब कि 3D लेना पड़ेगा, आपको अज्यूम करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ऐसा डब्बा है, ठीक है, फील्ड लाइन, हम इस डब्बे की बात कर रहे हैं, पोपटलाल वाले डब्बे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जेठालाल वाले डब्बे की, तारक मेहता वाली बात की नहीं कर रहे हैं। ये डब्बे की इस साइड को कंसीडर करना है, ये वाली साइड को कंसीडर करना। फील्ड लाइन ऐसे भाग रही है, छंग जंग 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 जंग, इसका एरिया वेक्टर मेरी तरफ आता हुआ, हाँ जी बात तो सही है सर। तो ये एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, cos 180 की वैल्यू होती है माइनस में 1, इस वजह से फॉर्मूला बन जाएगा -EA। ओके, शानदार, बढ़िया है, बढ़िया, ओके। अब देखना, ये एक पूरी फुल बॉडी है, फुल बॉडी मतलब एक क्लोज्ड बॉडी है। एक ट्रिक बताता हूं, सुनना इस बात को, इस पे एमसीक्यू बहुत भरपूर पूछते हैं, भरपूर एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि एक क्लोज्ड बॉडी है, क्लोज सरफेस है, इसको एक यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो क्या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से पास होगी, उतनी ही फील्ड लाइन यहां से निकलेगी। बात तो आपकी सही है सर। पहली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, हाँ, इस वजह से नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा, जी हाँ, -5 मिलेगा। और यहां पर एरिया वेक्टर राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्या उतना ही फ्लक्स आपको पॉजिटिव में मिलेगा? बात तो आपकी ये भी सही है यार, लॉजिक है, लॉजिक वाली बात करने लगे हो सर आप। अरे मैं हमेशा लॉजिक वाली बात करता हूं, तो मेरी बात पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। सेम यहां सिलेंडर का भी केस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में -5, एरिया वेक्टर राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस वाले डिब्बे की बात कर रहा हूं, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, बाकी सबके लिए तो cos 90 बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव में फ्लक्स मिलेगा, तो दोनों का समेशन करोगे बेटा, नेट फ्लक्स 0 मिल रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद रखना, कोई क्लोज्ड सरफेस रखा जाए, क्लोज्ड होना जरूरी है, पूरा का पूरा डब्बा अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रख दे तो जितना फ्लक्स एंटर होगा, एंटर होने वाला फ्लक्स नेगेटिव हो रहा है, क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो cos 180 वाला केस, यहां से पास होने वाला फ्लक्स पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव? एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस वजह से, तो नेट फ्लक्स 0 होगा। दिमाग में रखना ये बात, कब? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और क्लोज सरफेस हो, तब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखेंगे? 0, अदरवाइज नहीं करना है। बढ़िया, यहां तक की बात, शानदार, इसको छाप लीजिए, बहुत काम की बात है बेटा, बहुत काम की बात है। ये SMT शकुनी मामा की टिप है, शकुनी मामा की ट्रिक है, इस चीज को याद रखना। अब शकुनी मामा के बाद उनका भी एक एडवांस लेवल है, जिसको गो स्लो कहा गया है। बार बार थोड़ी करेंगे भाई हम, ये यही काम है क्या हमारे पास कि फ्लक्स phi v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे, E डॉट dA करेंगे या फिर E डॉट A करेंगे, बार बार थोड़ी ये प्रोसेस से निकलेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जहां जहां है ना बेटा, याद रखना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, वहीं एक आलसी लोग आते हैं, वो अपना लो बताते हैं, एक फॉर्मूला बताते हैं, और बाकी जितने भी इंसानियत, मतलब जो भी फिजिशियन है, जो भी साइंटिस्ट है, उनको हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखना बेटा, अगर तुम्हारे अंदर आलस है ना, तो आलस एक अच्छी साइन है। अच्छी साइन कैसे? कि तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है कैलकुलेशन करना, अच्छी नहीं लग रही है, तो तुम कुछ और रास्ता चले रहो, और वो और रास्ता ही कुछ नया देके जाता है। तो ये नई बात गौस बाबा ने बताई है। क्या बताया? ध्यान से सुनना। इन्होंने बताया कि कोई भी सरफेस कंसीडर कर लीजिए क्लोज्ड, ठीक है, कैसे भी आप ट्रीट कर सकते हो, लेकिन इसका वे है कि अगर आप यूनिफॉर्म और सिमेट्रिक सरफेस पसंद करोगे ना, कैलकुलेशन उतनी ही आसान रहेगी। तो हमने एक सरफेस पसंद करी, हमें निकालनी थी इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्लोज सरफेस पसंद करना नेसेसरी है, इसी को गाउसियन सरफेस कहा जाता है, गाउस बाबा के नाम से गाउसियन सरफेस। इसके इसी पॉइंट पे, मतलब इसी के हर एक पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इसमें से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, वो फ्लक्स निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड टू दिस गाउसियन सरफेस, मतलब इनसाइड में जितना चार्ज है वो लिख लीजिए ऊपर, इनसाइड चार्ज, डिनोमिनेटर में लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस याद आया?
मीडियम हो तो मीडियम की परमिटिविटी लिखेंगे, बस खत्म। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, अदर कुछ भी नहीं लिखना है, खत्म बेटा खत्म खत्म। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम इनसाइड की बात करेंगे। इनसाइड कौन है इस एग्जांपल में, इनसाइड कौन है, तो इनसाइड है बेटा Q1 प्लस Q2, तो विथ साइन हमें Q1 प्लस Q2 लिखना है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन लिखना है। Q3 को इनसाइड में कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो Q3 की वजह से भी होगी, ये ड्यू टू ऑल होगी, ड्यू टू ऑल चार्ज पार्टिकल। लेकिन जो फ्लक्स होगा ना उसमें Q3 का कोई रोल नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि Q3 ने जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से पास करवाई उतनी वापस बाहर भी निकाल ली। हमेशा देखना है, ये जितनी पास करवाई उतनी यहां से बाहर भी तो निकाल ली, तो इसका नेट कोई भी योगदान नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए नेट फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनसाइड चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, और ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। ध्यान से देखिए डायग्राम को। बात कर रहे थे हम इस शेप एंड साइज की, कि अगर शेप एंड साइज चेंज होगा तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं। क्यों पता है? क्योंकि अंदर जो सोर्स रखा हुआ है वो सोर्स में से निकलने वाली फील्ड लाइन सेम ही तो होगी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट में से। देखो ध्यान से, पहले अगर रेडियस छोटी है, स्फीयर छोटा है, तब भी 4 फील्ड लाइन निकल रही थी। अब अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूंगा, ये गाउसियन सरफेस की रेडियस बढ़ा दूंगा, स्फीयर की रेडियस बढ़ा दूंगा, तब भी जो निकलने वाली फील्ड लाइन होगी वो भी चार्ज क्यू के डिपेंडेबल होगी, मतलब 4 ही होगी, सेम ही होगी। अगर क्लोज सरफेस का मैं शेप स्फीयरिकल ना लेके क्यूबिकल लेता हूं, तब भी 4 ही फील्ड लाइन है, तो क्या इसमें भी फ्लक्स सेम ही रहेगा? क्या इस सिलिंड्रिकल टाइप का ले लूं तब भी फ्लक्स सेम ही होगा? ये एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि चार्ज सेम, सोर्स सेम, तो फील्ड लाइन सेम मिलेगी। वैसे ही एक बल्ब है बेटा, चारों दिशाओं में क्या रोशनी फैला रहा है, लाइट फैला रहा है। हाँ सर, जैसे वहां पर सोर्स चार्ज था ऐसे यहां पर बल्ब है। अगर मैं इसको एक ऐसे सिलिंड्रिकल टाइप के पार्ट में इसको क्लोज कर देता हूं, यहां एब्जॉर्प्शन की बात हटा देना बेटा, जितनी फील्ड लाइन पास हो रही होगी इस कचरा पेटी टाइप के डब्बे में से, ठीक है, नीचे से भी क्लोज समझना, उतनी ही फील्ड लाइन मैं अगर इसका शेप चेंज कर देता हूं, जैसे कि ये झोला टाइप झोला मिल गया बेटा, अब भी चुरा के लाया हूं दिगराज सर के ऑफिस में से, तो इस झोले में से भी उतनी ही फील्ड लाइन पास होगी, उतनी ही रोशनी पास होगी। हाँ, नीचे से भी क्लोज समझना है। तो एक तरीके से चाहे आप भले ही शेप चेंज कर दीजिए, चाहे आप भले ही उसकी साइज चेंज कर दीजिए, लेकिन जो इनमें से सोर्स में से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो तो सेम ही रहेगी ना। तो फ्लक्स कौन सा चेंज होने वाला है? ये तो डिपेंड करेगा, ये फील्ड लाइन तो डिपेंड करेगी किस पे? सोर्स पे। इसलिए बेटा ये सेम ही मिलता है, चाहे आप शेप और साइज इसका चेंज कर लीजिए। दिमाग में रहेगी ये बात? ठीक है। गॉस लॉ किसके लिए यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए। और अगर सिमेट्रिक वे में गॉसियन सरफेस का यूज करते हैं, क्लोज सरफेस पसंद करते हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में भी इसका यूज किया जाता है। और इसके 3 डेरिवेशन है जो बहुत फेमस होते हैं, 3 डेरिवेशन उसमें आते हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल जो आपसे पूछ के जाता हूं, जो आपको होमवर्क में बताना है, ध्यान से बताना, ध्यान से। चलो ठीक है, होमवर्क में क्या अभी बता देते हैं। एक चार्ज Q है, एनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, रेडियस उसकी R है। इफ द रेडियस इज डबल, मतलब पहले चार्ज Q, रेडियस इसकी R थी। अगर बताइए कि रेडियस हमने डबल कर दी, पहले से कितनी कर दी? डबल कर दी। चार्ज सेम का सेम है, चार्ज सेम का सेम है, तो बताइए फ्लक्स कितना चेंज करेगा, नहीं करेगा, कैसा रहेगा? CBSE ने 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी हम सीख के आए, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, इस वजह से रिमेन्स सेम आएगा। और मैं बता रहा था एप्लीकेशन वाली बात, कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं बेटा, लेंथ है तो लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी का पार्ट हो जाएगा। तो हमें r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है 2k लैम्बडा डिवाइड बाय r। ये जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घटती है, इसलिए ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अगर लार्ज थिन शीट है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलता है सिग्मा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किसकी हेल्प से निकालते हैं? ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन से, वही फॉर्मूला का यूज करके निकालते हैं। डेरिवेशन बहुत पॉपुलर है बेटा, 2023, 24, 25, 26 हर बार पूछा जाता है। प्रॉपर डेरिवेशन देखना है, आप इसी चैनल पे एक गॉस लॉ की एप्लीकेशन वाला वीडियो मिलेगा आपको, वहां पर ये सारी चीज मैंने डिटेल में बताई, वन शॉट में भी बताई हुई है, और ऑल डेरिवेशन करके एक वीडियो मिलेगा, वहां पर भी ये सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है, तो बहुत बार पढ़ाई हुई चीज है ये। ओके सर, इसकी एप्लीकेशन समझेंगे अभी। हाँ, बढ़िया सर। फिर अगर शेल है तो देखो, शेल दिखाई दे या कहीं कंडक्टिंग स्फीयर ले लें,
कंडक्टिंग स्फीयर बोल दे, दोनों के लिए ये पार्ट एप्लीकेबल होगा। ये चीज दिमाग में रखना, कंडक्टिंग स्फीयर बोले या शेल बोले, दोनों के लिए चीज एप्लीकेबल होगी। पता है क्यों? क्योंकि शेल के लिए भी चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी चार्ज है वो बेटा सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए इनसाइड पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलती है और आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज मिलता है, KQ डिवाइड बाय R²। तो शुरुआत में 0, लेकिन जैसे ही सरफेस पे आएंगे तब मैक्सिमम मिलेगी KQ डिवाइड बाय कैपिटल R का स्क्वायर, और फिर धीरे 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 ऐसे ये घटती जाएगी, ऐसे घटती जाएगी। इनसाइड के लिए 0, आउटसाइड के लिए 1/r² के हिसाब से घटती जाएगी। ठीक है, देखो पहले में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का यूज हुआ, इससे पहले वाले में लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज किया है, और लास्ट वाले में हमने डायरेक्ट क्यू से चीज बता दी कि अगर टोटल चार्ज क्यू है तो। ये तीनों एप्लीकेशन है, तीनों के फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में सेट होने चाहिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी का केस, सरफेस चार्ज डेंसिटी का केस, और वायर, और ये थिन शीट थी, लार्ज थिन शीट है तब की ये बात है। ठीक है, पढ़ाई हुई बात थी ना, लैम्बडा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, बीच में एक बार आ गया था, याद है? याद आया? ओके, बहुत बढ़िया। अब इस पर सवाल आ चुका है 2026 में। ठीक है, 2026 में ये डेरिवेशन पूछा गया था, ये डेरिवेशन है ना वो 2026 में पूछा गया था, पिछले साल पे। ठीक है, और इसके साथ 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें एक में डेरिवेशन पूछा था और एक में ये न्यूमेरिकल पूछा गया था। और क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 2 थीन प्लेट शीट है, उसके ऊपर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, मतलब इक्वल है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव सिग्मा है, और ऐसे ही दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर भी बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ोगे आप तो बताएगी इट्स सिग्मा, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, ऐसा बताया है, हेल्ड क्लोज्ड एंड पैरेलल टू ईच अदर इन एयर। ठीक है, बढ़िया है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड एंड द आउटसाइड? देखो इनसाइड पे कितनी फील्ड होगी और आउटसाइड पे कितनी होगी। देखो ये वाली शीट होगी वो ऐसे धक्का दे रही होगी, कितने से? E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से। क्या उतनी ही ये वाली शीट भी ऐसे धक्का दे रही होगी? मेरे ख्याल से तो हाँ दे रही होगी। दोनों का E क्या सेम होगा? हाँ सर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। बात तो आपकी सही है दोनों के लिए। तो क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? जी करनी तो चाहिए। तो इसीलिए कोई इनसाइड पूछे तो इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी बेटा? 0 मिलेगी इनसाइड के लिए, पहले वाले पार्ट के लिए। अब आउटसाइड यानी ये वाला पॉइंट हुआ जिसपे आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है कि आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। पॉजिटिव के लिए अवे डायरेक्शन लेते थे, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स डायरेक्शन लेते थे। वर्ड्स पढ़ना, यहां पर दोनों के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, प्लस सिग्मा ही है। बढ़िया, नेगेटिव लेके करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। बढ़िया, यहां तक की बात। तो इस सेशन में हमने सारी बातें जो चैप्टर नंबर 1 की थी ना वो पढ़ी है, कंसेप्ट वाइज पढ़ी है। एक रूट को हमने पानी पिलाया, रूट को मजबूत किया है। ठीक है, मतलब मैं एक स्लाइड में जितना भी पढ़ाया वो बताऊं ना, तो ये है पूरा का पूरा पार्ट, जितना भी पढ़ा है वो सारा का सारा पार्ट। शायद आपको यहाँ पर स्क्रीन पे इतना विजिबल नहीं होगा, लेकिन नीचे टेलीग्राम चैनल की एक लिंक दी गई होगी, उस पर जाओगे ना बेटा तो यहाँ वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी। थोड़ा सा ढूंढने का कष्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब आप देख रहे होगे तो डिपेंड करेगा कब आप देख रहे हो इस वीडियो को, लेकिन वहां पर आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। तो उस PDF में अच्छे से विजिबल है, मैंने चेक करके देखा है। तो ये पूरी की पूरी जितनी भी कथा थी चैप्टर नंबर 1 की, उसकी एक स्लाइड में फॉर्मूला शीट मिल गई है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको सारे फॉर्मूले मिल गए हैं। तो बस इसको अच्छे से याद करना, हो सके उतना रिवाइज करना, और फिर हम दबा के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने वाले हैं आने वाले समय में। लेकिन उससे पहले हम ये सारी चीज कवर कर लेते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, तुम स्कूल के प्रेशर के अंदर हो, स्कूल का प्रेशर फील कर रहे हो, तुम अपने घर पे कुछ चीजें चल रही है, कुछ टेंशन चल रहे होंगे, तुम उसमें डूबे हुए हो, बहुत सारी चीजें तुम्हारे साथ एक साथ हो रही है, और तुम्हारे हाथ में ये ही एक साल है जिसमें आप क्लास 12 में रोक कर सकते हो, आप कुछ बड़ा कर सकते हो। मानता हूं तुम्हारे पास बहुत सारी उलझन है, लेकिन तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि तुम्हें क्लास 12 में कुछ करके दिखाना है। ये भी मानता हूं कि इस सारी चीजों की वजह से तुम्हारे बहुत सारे बैकलॉग लगे हुए होंगे, तुम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे होंगे, सारी चीजें एक्सेप्टेड है। लेकिन बेटा उन सभी चीजों को साइड में रख के तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इस सीरीज की शुरुआत हमने की है कि जहां पर हम बहुत कम समय में सारे कंसेप्ट को एक साथ पढ़ते हैं, सारे कंसेप्ट का स्वाहा करते हैं। तो इस सीरीज को अपना प्यार देना, कमेंट सेक्शन में कुछ
अपना ओपिनियन लिख के जाना और हो सके उतना शेयर करना। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज की बात, मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।